प्रिय छात्रों, इसके पहले न्यायालय के संबंध में आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद से आपने हाई कोर्ट पढ़ा होगा। अब हाई कोर्ट के बाद एक और छोटा सा टॉपिक न्यायालय से संबंधित आता है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर ही करेंगे। और ये जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, ये अधीनस्थ न्यायालय में आपका जनपद न्यायालय से संबंधित जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसी पर डिस्कशन किया जाएगा। और इस जनपद न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट का वर्णन जो है वो संविधान के भाग 6 में किया गया है। और संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक इसका वर्णन संविधान में किया गया है। अब इसमें जो 233 से लेकर के जो 237 तक के अनुच्छेद हैं, इसमें आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक अनुच्छेद इम्पॉर्टेंसी रखता है, और वो आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 233। तो मुख्य रूप से हम लोग आज किस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो वो है आपका अधीनस्थ न्यायालय। और उसी अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत हम लोग जनपद न्यायालय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक हम आपके सामने डायग्राम प्रोड्यूस करूंगा और उससे सारी जनपद से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, और वो टॉपिक क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। जिसे इंग्लिश में कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। और इस सबऑर्डिनेट कोर्ट का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से संबंधित जो वर्णन है वो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक में वर्णित है। अब इसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा न्यायालय शामिल है? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत जो मुख्य रूप से शामिल न्यायालय है वो है आपका जनपद न्यायालय। जनपद न्यायालय अब इस जनपद न्यायालय को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस जनपद न्यायालय में भिन्न भिन्न प्रकार के न्यायालय आपके शामिल होते हैं, जिसमें डायग्राम आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जितने भी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पाए जाते हैं, किस किस तरह के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार किसको होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको इंक्लूड हो जाएंगी।
अब देखिए, ये जनपद न्यायालय के कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो जनपद न्यायालय में 3 प्रकार के न्यायालय आपके शामिल होते हैं। पहला आपका कौन सा हो गया, दीवानी न्यायालय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिविल कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस दीवानी न्यायालय में किससे संबंधित वादों को शामिल किया जाता है, तो क्षतिपूर्ति से संबंधित वादों को शामिल किया जाता है। और इस क्षतिपूर्ति से संबंधित वाद की सुनवाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनवाई। इस क्षतिपूर्ति से संबंधित वाद की सुनवाई का अधिकार कौन रखता है, तो जनपद न्यायाधीश। जनपद न्यायाधीश। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्षतिपूर्ति से संबंधित का मतलब क्या हो गया। तो क्षतिपूर्ति से संबंधित वाद का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर कोई मोटर एक्सीडेंट होता है, कोई मोटर एक्सीडेंट, अब जाहिर सी बात है कि अगर मोटर एक्सीडेंट हुआ तो कोई ना कोई व्यक्ति उसमें क्या हुआ, घायल हुआ या फिर एक्सपायर किया। तो अब जब कोई भी व्यक्ति एक्सपायर कर गया तो उसके जो भी हितबद्ध व्यक्ति हैं, उस मृतक व्यक्ति के संबंध में जो भी व्यक्ति मर गया, तो वो अगर सरकारी कर्मचारी था या फिर प्राइवेट जॉब करता था, जो अपने परिवार का क्या करता था, भरण पोषण किया करता था, तो उस परिवार के लोगों के द्वारा उसके मरने के एवज में अपने भरण पोषण के लिए कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति का दावा पेश करते हैं। और उस क्षतिपूर्ति में जज साहब जो हैं, जनपद न्यायाधीश साहब जो हैं, वो 5 लाख 7 लाख जिस हिसाब से जो उसकी जो हैसियत होती है, उस हिसाब से वो क्षतिपूर्ति देने का ऑर्डर करते हैं। और वो क्षतिपूर्ति किसके द्वारा दी जाती है, तो क्षतिपूर्ति जो है या तो इंश्योरेंस कंपनी देगा, अगर मोटर वाहन इंश्योर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में गाड़ी मालिक को उस क्षतिपूर्ति वहन करना पड़ता है। तो जो भी क्षतिपूर्ति से संबंधित वाद होते हैं, मोटर एक्सीडेंट हो गया या फिर आपका विवाह से संबंधित अगर केसेस होते हैं, और उस विवाह में डाइवोर्स का केस जब फाइल होता है, तो उस डाइवोर्स होने के पश्चात जो भी लड़की पक्ष वालों को जो भी उस शादी विवाह में जितने खर्चे हुए, उस खर्चे को क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, दीवानी वाद के नाम से जाना जाता है। और इसकी सुनवाई किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी सुनवाई जनपद न्यायाधीश या इसके नीचे एक और जज साहब का वो होता है, न्यायालय होता है, जिसे अपर जनपद न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। अपर जनपद न्यायाधीश। तो और क्षतिपूर्ति के मुकदमों में मोटर एक्सीडेंट हो गया या फिर विवाह से संबंधित वाद हो गया, विवाह से संबंधित वाद, तो ये सभी प्रकार के वाद जो हैं वो किस में रखे जाते हैं, सिविल केसेस या दीवानी वाद के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका दीवानी न्यायालय जो कि क्षतिपूर्ति से संबंधित वादों की सुनवाई का अधिकार रखता है, और इस प्रकार के केस की सुनवाई जनपद न्यायाधीश या अपर जनपद न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। और इसमें सीधे सीधे क्षतिपूर्ति या हर्जाना पार्टी को प्रदान किया जाता है। क्षतिपूर्ति या हर्जाना प्रदान करना। मुख्य रूप से इसका जो केस का निर्णय होता है वो भारत में तमाम तरह के अधिनियम दिए गए हैं, जैसे कि सीपीसी हो गया, फैमिली कोड का, आपका हिंदू लॉ हो गया। तो इन्हीं सारे अधिनियम के माध्यम से इस प्रकार के केसेस की सुनवाई की जाती है। दूसरा आपका कौन सा हो गया जनपद न्यायालय में, तो वो हो गया फौजदारी न्यायालय, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस क्रिमिनल कोर्ट में किस प्रकार के वाद शामिल किए जाते हैं, तो इस क्रिमिनल कोर्ट में दंडात्मक वाद शामिल किए जाते हैं। दंडात्मक का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उस क्राइम के एवज में उसे दंड प्रदान किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक अधिनियम होता है आईपीसी, और उस आईपीसी का फुल फॉर्म है आपका इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। और इस भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ था 1860 ईस्वी में हुआ था, और ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा इस अधिनियम का निर्माण लॉर्ड केनिंग के शासनकाल में किया गया था। अब इसमें आईपीसी में कुल धाराओं की संख्या 511 है, और इस 511 धाराओं में
जितने भी भारत में क्राइम होते हैं उन सभी क्राइम का वर्णन किसमें किया गया है, आईपीसी के अंतर्गत किया गया है। और उस आईपीसी में जैसे कि आप रोज़मर्रा जो भी समाज में क्राइम होते हैं, जैसे कि आपका मर्डर हो गया, तो मर्डर का वर्णन आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दिया गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, और उसका वर्णन धारा 307 में दिया गया है। समाज में अक्सर स्टूडेंट लाइफ में आप लोग मारपीट, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उस लड़ाई झगड़ा से संबंधित जो भी धारा है वो आईपीसी की धारा 323, 325 में दिया गया है। तो इस तरीके से भारत में जितने प्रकार के क्राइम होते हैं उस सभी प्रकार के क्राइम का वर्णन किसमें किया गया है, तो आईपीसी में वर्णन दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति उस प्रकार का क्राइम करता है तो फिर उस कंडीशन में वो किस केस के अंतर्गत आएगा, तो वो क्रिमिनल केस के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और उस क्रिमिनल केस का निर्णय फौजदारी न्यायालय के द्वारा प्रदान किया जाता है और उसमें उस व्यक्ति को उचित दंड प्रदान किया जाता है। अब ये जो दंडात्मक वाद है, ये दंडात्मक वाद जो है इसकी सुनवाई कौन करेगा, तो इसकी सुनवाई जो है वो सत्र न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। सत्र न्यायाधीश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेशन जज के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी क्या है कि क्वेश्चन ये कि अगर अगर जिले का मुखिया जो होता है वो जनपद न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है, और यही जनपद न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज जो है अगर दीवानी न्यायालय के केस की सुनवाई करता है तो उसको किस नाम से संबोधित किया जाएगा, जनपद न्यायाधीश के नाम से संबोधित किया जाएगा। अगर वही जज फौजदारी केस की सुनवाई करता है तो इसी को किस नाम से संबोधित किया जा रहा है, तो उसको सत्र न्यायाधीश के नाम से संबोधित किया जा रहा है। तो दंडात्मक वाद की सुनवाई सत्र न्यायाधीश या फिर अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में की जाती है। तो इसमें जो भी क्राइम होगा उस क्राइम के बदले आपको क्या दिया जाएगा, दंड प्रदान किया जाएगा। जबकि सिविल केसेज में आपको क्या किया जाएगा, क्षतिपूर्ति आपसे वहन कराया जाएगा। तीसरा आपका जो जिले का न्यायालय है उसे राजस्व न्यायालय या रेवेन्यू कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस रेवेन्यू कोर्ट में लगान हो गया, ज़मीन जायदाद हो गया, भूमि कर से संबंधित जो भी वाद होते हैं वो सभी किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं, तो वो रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। और इस रेवेन्यू कोर्ट, जैसे कि इधर बीच आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, और इस लेखपाल के एग्ज़ाम में आपका जो भी रेवेन्यू कोर्ट है उसी रेवेन्यू कोर्ट से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है लेखपाल वगैरह में, जो कि आपके सिलेबस में भी शामिल किया गया। और इस रेवेन्यू कोर्ट के जो पदाधिकारी शामिल होते हैं जिनके द्वारा लगान या भूमि कर या ज़मीन जायदाद से संबंधित वादों की सुनवाई की जाती है, वो आपका जिलाधिकारी के द्वारा की जाती है। जिलाधिकारी, और जिलाधिकारी को शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है, डीएम के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसमें जो हो जाता है वो आपका अधिकारी शामिल है, वो अपर जिलाधिकारी, जिसे शॉर्ट में एसडीएम के नाम से जानते हैं। तीसरा जो इसमें पदाधिकारी शामिल होता है वो तहसीलदार। और चौथा जो न्यायिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है वो है आपका नायब तहसीलदार। तो इस तरीके से राजस्व न्यायालय से संबंधित जो भी सुनवाई का अधिकार रखता है वो जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के द्वारा ऐसे मुकदमों की सुनवाई की जाती है। तो ये आप डायग्राम चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जनपद न्यायालय में 3 प्रकार के वर्ग के न्यायालय की चर्चा हो गई, एक दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी और तीसरा आपका होता है रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जो मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है वो भाग 6 का वर्णन 233 से लेकर के 237 तक, और इसमें 233 से लेके 237 के बीच में जो भी क्वेश्चन आपका बनता है वो केवल और केवल आर्टिकल 233 पर बनता है। और ये 233 पर इसलिए बनता है क्योंकि इस जनपद न्यायालय का मुखिया जो होता है वो जनपद न्यायालय का मुखिया
जिला न्यायाधीश कहलाता है। और इस जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है? जिला न्यायाधीश के न्यायालय में और कौन कौन से न्यायाधीश शामिल होते हैं और वो कितने रुपए तक या कितना तक दंड वो लोग प्रदान करते हैं, केवल इसका वर्णन आपका आर्टिकल 233 में दिया गया है। तो अब आप लोग चाहें तो अगला हेडिंग के रूप में कर सकते हैं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो हेडिंग बना लीजिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जिसका वर्णन अनुच्छेद 233 में दिया गया है। अब इस जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। अब ये राज्यपाल क्या स्वतंत्र होकर के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल को क्या पता कि कौन व्यक्ति जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता है। तो ये जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, यानी कि एचसी के न्यायाधीशों, एचसी के न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात क्या करेगा? राज्यपाल डीजे की नियुक्ति करेगा, डीजे की नियुक्ति करेगा। डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करेगा। तो इस तरीके से ये आपका जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से राज्यपाल क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करेगा। अब इस डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के संबंध में पात्रता क्या है? क्या पात्रता होनी चाहिए, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है, डीजे में ये हो गया कि 7 वर्ष तक अधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट, अधिवक्ता रह चुका हो, तो उस कंडीशन में राज्यपाल चाहे तो उच्च न्यायालय से उसकी सिफारिश कर सकता है। तो डीजे की नियुक्ति करने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वह 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तो डीजे के संबंध में ये हो गया। इसके अलावा जैसे कि डीजे के नीचे भी बहुत सारे आपके न्यायालय होते हैं। अब डीजे के नीचे जैसे कि आपका सबसे बड़ा जिले का मुखिया कौन हो गया? डीजे। डीजे के नीचे कौन हो गया? एडीजे। एडीजे के नीचे कौन हो गया? आपका सीजेएम। सीजेएम के नीचे कौन हो गया? एसीजेएम। एसीजेएम के नीचे आपका जेएम। तो इस तरीके से जनपद न्यायालय के ये न्यायाधीशों का क्या है? वर्ग है। अब इसमें तो एक कंडीशन ये है कि 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो तो उसको भी डीजे के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर इसमें से कोई भी सीनियर न्यायाधीश है, एडीजे कोर्ट जो होती है वो कई एडीजे कोर्ट होती है और उस एडीजे कोर्ट में एडीजे फर्स्ट, एडीजे सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके अलग अलग केसों की सुनवाई का अधिकार रखते हैं। तो इसमें अगर जो भी सीनियर हुआ उस सीनियरिटी बेस के आधार पर उसको प्रमोट करके डीजे बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका जनपद न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई। अब ये जो जनपद न्यायाधीश है ये दंड प्रदान करता है, दंड प्रदान करता है। तो एडीजे जो है वो क्या दंड प्रदान कर सकता है? तो एडीजे किसी भी प्रकार का दंड प्रदान कर सकता है। एडीजे को कितना पावर है? तो किसी भी प्रकार के दंड, किसी भी प्रकार का दंड।
अब ये किसी भी प्रकार के दंड में आप किस प्रकार का दंड दे सकते हैं, और इस दंड का वर्णन जो है ये हम पिछले वीडियो में भी हमने बताया हुआ है, और वो वीडियो आपका मूल अधिकार वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा कि दंड के प्रकार कितने प्रकार के दिए गए हैं। तो दंड के प्रकार का वर्णन जो है वो आईपीसी की धारा 53 में दिया गया है, आईपीसी की धारा 53, और इसी आईपीसी की धारा 53 में दंड का प्रकार दिया गया है। और इस दंड के प्रकार में आपके भारत में 5 प्रकार के दंड दिए गए हैं, जिसमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास, उस कारावास में 2 प्रकार के कारावास, एक कठोर कारावास, दूसरा सादा कारावास। तो और चौथा आपका हो गया जुर्माना, और 5वां जो हो गया वो संपत्ति का संपहरण हो गया। तो जो भी आईपीसी की धारा 53 में 5 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है, उस 5 प्रकार के दंड में किसी भी प्रकार का दंड जनपद न्यायाधीश प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर डीजे मृत्यु दंड देता है, मृत्यु दंड प्रदान करता है, अगर डीजे मृत्यु दंड प्रदान करता है तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है, हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि आवश्यक। तो इस पे अपना ध्यान दीजिएगा कि जनपद न्यायाधीश जो है वो किसी भी प्रकार का दंड प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर वो मृत्यु दंड प्रदान करता है तो उस कंडीशन में उच्च न्यायालय द्वारा उस मृत्यु दंड की पुष्टि किया जाना आवश्यक है। अब डीजे सिविल मामलों की अगर सुनवाई करता है तो वो कितने रुपए तक के सिविल केसेस की सुनवाई करने का अधिकार रखता है। तो ये तो आपका फौजदारी केस से हो गया। अब डीजे जो है सिविल केस में, सिविल केसेस में कितने रुपए तक के क्षतिपूर्ति से संबंधित वादों की सुनवाई कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है सिविल केसेस में वो 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक के क्षतिपूर्ति से संबंधित वादों की सुनवाई करने का अधिकार रखता है। तो आपका डीजे का ये क्लियर हो गया कि डीजे जो है, डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से जनपद न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और जनपद न्यायाधीश नियुक्त होने की क्या पात्रता होनी चाहिए, तो पात्रता में वह 7 वर्ष तक अधिवक्ता या न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, तब उच्च न्यायालय उसके नाम की सिफारिश कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो किसी भी प्रकार के दंड को प्रदान करता है, और इस दंड का वर्णन जो है वो आईपीसी की धारा 53 में 5 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है, जिसका विधिवत हमने एक्सप्लेनेशन मूल अधिकार वाले चैप्टर में किया हुआ है। उसके बाद से ये आपका डिस्ट्रिक्ट जज जो है फौजदारी से संबंधित वादों का दंड क्लियर हो गया। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिविल केसेस के मुकदमों की सुनवाई 5 लाख रुपए तक के क्षतिपूर्ति की सुनवाई कर सकता है। इसके ऊपर अगर करना होगा तो फिर उस कंडीशन में आपको आदर्श न्यायालय में आपको हाई कोर्ट वगैरह में अपील करके प्राप्त किया जा सकता है। अब इस डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो न्यायालय होता है उसे एडीजे के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो न्यायालय है या जो न्यायाधीश काम करता है उसे एडीजे या अपर जनपद न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है, अपर जनपद न्यायाधीश। और ये जो अपर जनपद न्यायाधीश होते हैं ये फौजदारी वाद में कितने वर्ष तक की सज़ा प्रदान कर सकते हैं, तो फौजदारी वाद में ये 10 वर्ष तक का कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों कर सकते हैं। तीसरा जो इसके नीचे का न्यायालय का वर्ग आता है वो है आपका सीजेएम। सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हिंदी में कहेंगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और ये जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है ये 7 वर्ष तक का कारावास,
7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों। तो इस तरीके से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों कर सकता है। तीसरा आपका जो है वो इसके नीचे का जो न्यायालय आता है उसे ACJM के नाम से जानते हैं, और ACJM का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और ये जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है ये 3 वर्ष तक के कारावास को प्रदान करता है। 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों। तो इस तरीके से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ACJM के लिए जुर्माना की एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है, और वो कितने तक के जुर्माना कर सकता है, तो वो 10,000 रुपये तक का ही जुर्माना कर सकता है। 10,000 रुपये का जुर्माना। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये जुर्माना यहाँ भी है, जुर्माना यहाँ भी है, और ACJM में भी जुर्माना है। लेकिन बाकी जो पदाधिकारी हैं ये पदाधिकारी अनलिमिटेड असीमित जुर्माना करने का अधिकार रखते हैं। ADJ असीमित जुर्माना उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो कितना जुर्माना कर सकता है। CJM भी असीमित जुर्माना के अधिकार रखता है, और उसके बाद से जबकि ACJM जो है वो 3 वर्ष का कारावास करेगा और कितने हज़ार रुपये तक का जुर्माना कर सकता है, तो 10,000 से अधिक रुपये का जुर्माना वो नहीं कर सकता। इसके नीचे जो न्यायालय आता है वो है आपका JM, जिसको कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। और ये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है ये इस प्रकार के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है जिसमें 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये तक जुर्माना, 5,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों कर सकता है। तो आपका जो भी जनपद न्यायालय में जो भी न्यायाधीशों का वर्ग है उस न्यायाधीशों के वर्ग में आपका सबसे जो बड़ा अधिकारी के रूप में जनपद न्यायालय में होता है वो DJ के नाम से जाना जाता है। और इस DJ का नियुक्ति वगैरह के संबंध में हमने बता दिया। DJ कौन सा दंड प्रदान कर सकता है। DJ के नीचे जो भी न्यायालय के वर्ग हैं या जो न्यायाधीशों के वर्ग हैं उसका भी हमने आपके सामने बता दिया कि कितने कितने तक वो दंड प्रदान करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपके सामने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि इधर बीच में देख रहा हूँ कि वनडे के एग्ज़ाम में आपका न्यायालय से संबंधित या फिर ये कह सकते हैं कि वाद से संबंधित, केस की सुनवाई से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। अभी आपका CDS का पेपर हुआ था और उस CDS के पेपर में वो केस लॉ से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। जैसे विशाखा का एक केस हुआ था, श्रेया सिंगल का केस हुआ था। तो इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो आर्टिकल 233 मुख्य रूप से, और ये जितने भी न्यायालय के वर्ग हमने बताया या न्यायाधीशों का वर्ग बताया इनके दंड का स्वरूप वगैरह भी आपकी परीक्षाओं में पूछ देता है। तो इस तरीके से आपका ये सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट माना जाता है वो हमने सारी चीज़ें आपको दे दिया। इतना अगर तैयार कर लेंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे। और इसके बाद से मैं जो संविधान का अगला चैप्टर लेके आऊँगा उसे स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एग्जीक्यूटिव या राज्य कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। और इस राज्य कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 6 में ही दिया गया है, और वो संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन 152 से स्टार्टिंग होती है जो 237 तक चलती है। अब थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा
कि गुरुजी ने सबसे पहले तो पढ़ा दिया 233 और उसके बाद से आ रहे हैं वो 152 पे। तो मैं इसका निराकरण इस तरीके से कर देता हूँ कि अब आप जब प्लेलिस्ट वगैरह में जाएंगे तो आपको न्यायालय से संबंधित जो भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक आपको एक साथ एक समय पे ही मिल जाएंगे। वो अलग अलग आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ना चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट के नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस वजह से सारे न्यायालय को हमने क्या किया, एक साथ आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया। और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, तो न्यायालय एक साइड हो गया और दूसरा आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो अगली जो वीडियो या अगला जो क्लास में लेके आऊँगा वो स्टेट एग्जीक्यूटिव या राज्य कार्यपालिका से संबंधित होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।